हाँ जी, हमारी चर्चा कर्म व्यवस्था पे चल रही है। थोड़ी सी माफी चाहूंगा जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। तो आप थोड़ी सी चर्चा, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इस पाठ को प्रारंभ करके एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, और बाकी विशेष चर्चा ऐसी कोई नहीं है। पर जो लोग रिकॉर्डेड सुन रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, अपनी चर्चा पे वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं और किसी धर्म में, किसी और अन्य दर्शन में कर्मों की चर्चा स्थूल रूप से ना हो, लेकिन क्या है ना, परलोक गमन, भवांतर आदि का जैसा वर्णन जैन दर्शन में है, वैसा अन्य तो दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जो पुद्गलों के आश्रित, मतलब पुद्गलों के हिसाब से मतलब वो डिसाइड नहीं कर रहे, बट आप कर्म करते हो तो पुद्गल परमाणु बन जाते हैं, फिर वे समय आने पर उदय पर आते हैं। इस हिसाब से जो कर्म व्यवस्था है वो और कहीं नहीं, ये निश्चित है। इस कारण से जैन दर्शन इसमें यूनिक, बहुत ही अलग है। ठीक है, आगे आते हैं। विशिष्ट परिणमन या विशिष्ट कार्य को कर्म कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाऊं तो ये जो कर्म शब्द आपने पढ़ा ना, कि जो कर्ता जिसे इच्छा करता है उसे कर्म कहते हैं, इसी शब्द से जो हम कर्म समझ रहे हैं, कर्म व्यवस्था वाला, यानी ज्ञानावरण आदि कर्म वाला समझ रहे हैं, इसी शब्द से कर्म का उत्पाद होता है वास्तव में। इसीलिए विशिष्ट परिणमन या विशिष्ट कार्य को कर्म कहते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। ठीक है, अब वे 3 प्रकार के हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा नो कर्म। तो अब कोई पूछे कर्म कितने प्रकार का, तो कर्म 3 प्रकार के, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। ये सबसे बहुत मूल सिद्धांत है, और इससे ही पूरी व्यवस्था समझ में कर्म की आती है, अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले भाव कर्म एक्सप्लेन करेंगे। जीव के जो रागादि विकारी भाव हैं, ये सब भाव कर्म है। देखो, अब फिर से ये चर्चा आ गई, जीव में 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक होते हैं स्वाभाविक भाव और एक होते हैं विकारी भाव। स्वाभाविक भाव और विकारी भाव के बारे में आप क्या समझते हैं? चर्चा हो गई है बहुत बार, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। क्या होता है स्वाभाविक और वैभाविक भाव? जैसे मुझे गुस्सा आता है वो स्वाभाविक, जो गुस्सा आता है वो स्वाभाविक है, और वैभाविक क्या है फिर? विभाव मतलब क्या होता है? वि यानी विपरीत, भाव यानी भाव। तो किससे विपरीत भाव? अपनी जीव आत्मा से, स्वभाव से विपरीत। स्वभाव से विपरीत। समझना, जो आत्मा का स्वभाव है उससे विपरीत भाव, उसे कहते हैं विभाव। और जो आत्मा का स्वभाव है, तो अब इसमें स्वभाव क्या है आत्मा के और विभाव क्या है? रीजन से बताना। क्या क्वेश्चन है? जीव का स्वभाव क्या है और विभाव क्या है? स्वभाव में ज्ञान दर्शन आएगा, जानना देखना, और उसके अलावा जितने भी भाव होंगे, हंसना, रोना, गुस्सा आना, वो सारे विकारी भाव होंगे। अच्छा, कि जीव का जो मूल स्वभाव है वह ज्ञान दर्शन वाला है, और उसके अलावा जो भी हंसना, रोना, कषाय, मिथ्यात्व, ये सारे जो भाव हैं वे विकारी भाव हैं। क्यों ऐसे हैं? ऐसी डेफिनेशन आपने क्यों बना दी? क्या है? हमने उदाहरण से डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जब हमने अंतरात्मा बहिरात्मा की चर्चा करी थी, इसी कक्षा में करी थी ना? हाँ, बोलिए, क्या चर्चा करी थी विकारी भाव के साथ? या फिर चलिए आप बताइए, क्या चर्चा करी थी वो छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से विभाव क्या होता है?
एक एग्जांपल देती हूँ भैया। हाँ हाँ प्लीज। जैसे वो चलता है ना गुलाब जामुन वाला एग्जांपल, अपन को बहुत भूख लग रही है तो अपन को लगता है चार चार पांच पांच खा लेंगे, पर हाँ एक जी। खा लेते हैं तो भूख कम होती रहती है, भूख कम होती रहती है, धीरे धीरे मन ही नहीं होता और ऊब जाते हैं उस चीज से। अगर वो स्वभाव होता तो कभी उसमें चेंज नहीं आता, बहुत पर बढ़िया, भूख का चेंज होता जा रहा है तो वो विकारी भाव है। बहुत बढ़िया। एक जो भाभी ने बहुत अच्छा लक्षण दिया, जो बदलता रहता है ना, जो बदलता रहता है, यानी कभी अच्छा लग रहा है फिर वो बुरा हो जाता है, तो वो हो जाता है विकारी भाव। एक तो ये लक्षण मैं नोट डाउन कर रहा हूँ ये सारी बातें, और मुझे लक्षण बताइए, मैं आपका वाला भी करूंगा। और बताइए। जो अन्य द्रव्य में नहीं होगा। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन क्रोध आदि भी अन्य द्रव्य में नहीं होते। उद्गल क्रोध करता है क्या? नहीं करता। हम्म। ठीक है। एक लक्षण दिया इन्होंने जो नियत नहीं है, बहुत अच्छा लक्षण दिया। समय सारजी में आता है कि ये जो आश्रव हैं ये अनियत हैं, इसलिए आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकते। बहुत अच्छा है पॉइंट ये वाला। कभी मतलब अपन समय सारजी तक पहुंचेंगे तब ये बात आती है। इससे प्रूव करते हैं कि जो नियत नहीं है। क्या बोला भाभी ने यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया हो। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई भाव है, अगर उस भाव की तुष्टि करने पर या कालांतर पे वो बदल जाता है, तो वो भाव वह स्वभाव नहीं हो सकता। जैसे मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो ये जो पसंद होना, ये राग करना, मुझे रसगुल्ले से राग है ना, गुलाब जामुन से राग है। लेकिन वो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन। एक रसगुल्ला खा लो, फिर दूसरा खा लो, फिर तीसरा खा लो, फिर चौथा खा लो। ऐसे खाते जाओगे तो आपको रसगुल्ले के प्रति राग घटता जाएगा या बदलता जाए, वेरिएशन तो आएगा ना। तो जो बदल जाए वो स्वभाव नहीं होता। और क्या होना चाहिए विभाव? अरे बोलिए। क्रोध क्रोध आदि आना। नहीं वो तो क्रोध नाम हो गए, वो तो नाम हो गए। क्रोध, चारों कषाय, हास्य रति हाँ। रति, ये सब क्रोध आदि कर देता हूं। मोह राग द्वेष कह दो तो उसमें सब आ जाता है। लेकिन थोड़ी और बताइए मुझे, विभाव क्या होता होगा? हम कहते हैं हम विभावों से परेशान हैं, बहुत विकारी भाव चलते हैं। क्या मिथ्यात्व, है? उल्टा ज्ञान, उल्टा जो भी समझना। अज्ञान या उल्टा। अज्ञानता। अज्ञान। अब ये उल्टा मतलब कि काय से उल्टा है? स्वभाव से स्वभाव से उल्टा है ना, जो स्वाभाविक नहीं है। अब इस जो स्वाभाविक नहीं है, अभी स्वाभाविक का क्या मतलब है? मतलब जैसा है वैसा जानना, मतलब जो पदार्थ जैसा है वैसा जानना, वैसा होना, होना। वह स्वाभाविक। उदाहरण, जल, उसका स्वभाव हाँ, क्या है? निर्मलता। निर्मलता, शीतलता। स्वच्छता, है ना। अब हाँ, उसमें रंग का संयोग होगा, मैंने रंग डाल दिया तो वो कैसा हो गया? लाल, हरा, पीला, नीला हो गया। हो गए। समझ हाँ, रहे हैं? ठीक है, ये तो हुआ जल के। लेकिन अगर अभी भी, अब इसमें गर्म वाला ज्यादा अच्छा सेट होता है। उदाहरण कि जैसे शीतलपना, ठंडकपना, ये जल का स्वभाव है। ठीक है। हाँ। जब अग्नि का संयोग होता है तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको वैसे ही छोड़ दो, तो वह अपने आप अपने स्वभाव की तरफ। आपको गुस्सा आता है, अच्छा बताओ, गुस्सा आना स्वाभाविक है या गुस्सा नहीं आना स्वाभाविक है? आप क्या बोलते हो? मैं नॉर्मल था पर मुझे गुस्सा आ गया। हाँ। एक तो है नॉर्मल स्टेट और उसमें गुस्सा का आ जाना, या मुझे उसकी याद आ गई।
या राग आ गया ना, मुझे याद आ गई है ना, राग आ गया, वो स्वभाव नहीं है, वो जो आ जाता है, समझता है, आता है और जाता है, जाता है। वो स्वाभाविक नहीं है ना, बराबर। वो स्वाभाविक नहीं है। तो जो नेचुरल नहीं है वो स्वाभाविक नहीं है, ऐसे भाव विकारी भाव। अब आप सब में लगा लेना, जीव का स्वभाव रूप से भाव क्या है? केवल जानना देखना, वह केवल जानेगा और देखेगा, ये उसका स्वभाव है। उससे विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य है, जुगुप्सा, अरति, भय, भय, सारे भय, ये सारे भाव क्या हैं? ये सारे भाव क्या हैं? विकारी भाव है। ठीक है, तो जो स्वाभाविक नहीं है, जो आता जाता है, जो बदल जाए, जो नियत नहीं रहता, वह क्या है? जीव का विकारी भाव है। ठीक है, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर जीव को जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तो इस भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, भाव कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अज्ञान के वशीभूत होकर जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तो इस भाव कर्म की उत्पत्ति जीव को होती है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, सबको क्लियर करो। बोलोगे काम आपका है क्लियर करना, मेरा काम है डिस्कशन इनिशिएट करना। हाँ जी, इष्ट अनिष्ट, दो बातें आई, एक तो अज्ञान के वशीभूत और दूसरा इष्ट अनिष्ट की कल्पना। कल्पना। हाँ जी, कोई और जो अभी तक नहीं बोला? सुरभि भाभी अभी तक नहीं बोले, बाकी सब एक एक चीज बोल चुके हैं। स्तुति जी, रिया जी सब बोल चुके हैं। हाँ जी, अज्ञान के वशीभूत मतलब, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। चलिए बताइए, अज्ञान के वशीभूत यानी? अज्ञान के वशीभूत भी है यानी हमारे विकारी भाव। देखिए, ज्ञान और अज्ञान का क्या मतलब है पहले तो? ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, यानी जो जैसा है वैसा मान लेना, वो सच्चा ज्ञान। जो जैसा नहीं है वैसा मानना, वो क्या हुआ? अज्ञान या मिथ्या ज्ञान। तो अज्ञान के वशीभूत हो यानी सबसे पहले पहली गलती तो क्या हुई? जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं माना। बहुत नहीं बढ़िया। मानना। फिर आगे क्या हुआ उससे? इष्ट अनिष्ट, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग, अच्छा बुरा। लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अच्छा बुरा, अच्छा लगा अच्छा या बुरा, बुरा लगा? बुरा और लगा। बुरा। अच्छा बुरा की हाँ। क्या होती है? राग द्वेष। इष्ट अनिष्ट की क्या लिखा है अगला शब्द किताब कल्पना, में? कल्पना, कल्पना। कल्पना। कल्पना यानी अच्छा। ये सब, हाँ। कल्पना यानी कल्पना यानी इमेजिनरी, सोचना। सब तो आपके हाँ। दिमाग में। इमेजिन अब आप करना। यानी कोई वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती हाँ। है। ये बात तो अभी अपन ने डिस्कस करी ना, ये आपने अभी डिस्कस करी ना। बराबर। हाँ जी, तो इष्ट अनिष्ट की होती है कल्पना। अब कल्पना का क्या मतलब है? वस्तु ना इष्ट होती है ना अनिष्ट होती। जैसे रसगुल्ला, अभी मुझे अच्छा लग रहा था गुलाब जामुन बहुत, पर हाँ। मैंने एक खा लिया तो थोड़ा इष्टनेस, जो इष्ट पना था वो कम हो गया। फिर 2 खा लिए, फिर 10 खा लिए मैंने, फिर 25 खा लिए मैंने। अब 26वां खाना खाओगे तो मैं पक्का उल्टी कर दूंगा। तो अभी जो इष्ट था वो अनिष्ट हो गया। अनिष्ट हो गया। या फिर ये तो हुई एक व्यक्ति को अलग अलग समयों में। अब अलग अलग व्यक्तियों को एक ही समय में देखें, मैंने पंखा चला रखा है, यहाँ मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, साथ में जो बैठा उसे वो बुरा लग रहा है। बारिश हो रही है, हमें तो अच्छा लगता है। किसान से पूछो जिसकी फसल खराब हो रही है, उसको वो बुरी लगती है। मोटा वस्त्र किसी को अच्छा लगता है, जिसके पास नहीं है और जो गर्म प्रदेशों में रहता है उसको बुरा लगता है।
तो वस्तु इष्टनिष्ठ नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमें क्या है, अज्ञान, तो जैसा था वैसा तो माना नहीं, इस कारण से क्या हुई, इष्टनिष्ठ की कल्पना हुई, और इससे क्या होता है, भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति। और भाव कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, विकारी भाव। अब मैं आपसे एक बात कुछ 2-4 चीजें पूछता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताइएगा, क्या इसमें भाव कर्म की उत्पत्ति हो रही है, और हो रही है तो क्या क्या अज्ञान है, क्या इष्टनिष्ठ की कल्पना है, और कैसा हो रही है? मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? कोई आया और मेरा प्रिय पेन था, वो उठा के ले गया और उसने खो दिया। अब बताओ इसमें क्या होगा? और मुझे गुस्सा आया और फिर दुख भी हुआ। अरे बताइए क्या हुआ? इसमें विकारी भाव उत्पन्न हुए या नहीं? हाँ, गुस्सा आ गया, वो गुस्सा। गुस्सा हाँ आया, भैया। वो विकारी भाव उत्पन्न। विकारी भाव। क्यों हुआ विकारी भाव उत्पन्न? उस पेन से राग था ना भैया, वो राग आपको था, पता नहीं। लगाओ। अज्ञान। मुझे इस पेन से राग था। राग क्यों था? इसमें राग यानी इष्टनिष्ठ बना हुआ। इष्टनिष्ठ। इसके पहले क्यों था ये राग? अज्ञान के कारण, अज्ञानता के क्या कारण। अज्ञानता थी इसमें मेरी? आपने अपना पेन माना था। हाँ, ये पेन मेरा है। मेरा है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये अज्ञान हुआ, और इससे मुझे अच्छा बुरा लगा। ठीक है, सब लगा लेंगे। ये मैंने बहुत बेसिक उदाहरण दिया है। अब दिन भर में हमारे जितने काम होते हैं, हमें जब भी अच्छा या बुरा लग रहा हो, वी आर फीलिंग वेरी लो एंड वेरी हाई, हम बहुत खुश हैं। मैं क्लास में फर्स्ट आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई। अब बताओ इसमें क्या हुआ? खुशी हुई। जो है वो विकारी भाव है। हाँ, ये जो मुझे खुशी हुई, ये हर्ष विषाद का भाव, ये विकारी भाव है। क्यों हाँ, विकारी सही भाव है? नौकसा है ना भैया इसलिए। हाँ, नौकशाय तो है, बढ़िया। वो तो ये अभी बताओ मुझे, अज्ञान के वशीभूत क्या अज्ञान था मेरा? कि मैं फर्स्ट आया बस था। मतलब मैंने सब लोगों को पीछे किया और हाँ, मैं मैंने first आ सबको गया। पीछे किया, या ये जो हाँ। मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं कम जा, मैं अपने आप को बाहर के नंबरों से कम या ज्यादा मानने लगा। ये हुआ मेरा अज्ञान, और उस अज्ञान के वशीभूत होकर मैं फर्स्ट आया, इस बात को मैंने इष्ट माना, और ये मेरे भाव कर्म की उत्पत्ति हुई। हम अपने हर भाव कर्म में अज्ञान को ट्रेस बैक कर सकते हैं। हर भाव में आपको जो भी भाव आ रहा हो, और अगर आप विचार करो कि ये विकारी भाव है, देखो यहाँ से अपन एक अपना कुछ टेक अवे भी होना चाहिए ना क्लास का। केवल ज्ञान अर्जित तो नहीं करना है हमारा। ताते यहाँ पे ऐसी करहु नाथ, बिछड़ो न कभी तुम चरण साथ, वो सारी बातें भी तो यहाँ पे लगानी है अपन को, है ना? तो अपन लगाए ना, ट्रेस बैक करें कि अज्ञान के कारण। एक लाइन भी थी, मैं भ्रम्यो आप में आप लीन, जो करूं नहीं वो विसरो अपनाए विधि फल पुण्य पाप। तो ये सारी चीजें, तो हमें जितने भी भाव कर्म की उत्पत्ति हो रही है, हर भाव कर्म में हम अपने अज्ञान को पकड़ सकते हैं, उसे ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ऐसा मुझे क्यों लगा लेना अपने अपने तरफ से। ये होमवर्क मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आप लगाना अपने दिन के 5 कामों पे कि इस बात पे मुझे आज गुस्सा आया, उसमें मेरा क्या ज्ञान था, इस बात से मुझे खुशी हुई है, इस बात का मुझे लोभ हुआ, इस बात की इस कारण से मैंने मायाचारी करी, और इस कारण से मेरा मोहपना हुआ, अज्ञान हुआ, मोहपना मिथ्यात्व हुआ। तो इन सब को आप अपने अज्ञान पे ट्रेस बैक कर सकते हैं। तो आप ऐसे 5 भावों पे लगाना, तो हम अज्ञान के वशीभूत होकर जीव को इष्टनिष्ठ की कल्पना होती है, इसका मतलब समझ पाएंगे। सब साथ है ना मेरे? जी भैया। ठीक है। हाँ। चलिए, तो अब यह क्या है? यह जो अज्ञान है, यह जीव की अपनी भूल है ना? यह जीव की अपनी भूल है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र तथा पर काल जबरन जीव का भाव नहीं बिगाड़ता, यह वस्तु स्वातंत्र की मर्यादा है। अच्छा, जैसे अब इसमें लगाओ वाला उदाहरण
कि मेरा पेन मेरा भाई लेके भग गया और उसने उसको खो दिया, तो ये उसके कारण मुझे गुस्सा आया ना? हाँ, नहीं, मैंने पेन को अपना माना था, उसके कारण अज्ञानता समझ आ के रहा है? कारण। है ना? हाँ। अब समझ में, अज्ञानता के कारण। तो परद्रव्य के कारण कोई विकारी भाव नहीं होता। कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई दुकानदार, कोई ग्राहक, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। आपका गुस्सा आपके अज्ञान का जनक, मतलब आप उसका पुत्र है। आपका गुस्सा कि आपको अज्ञान था, उससे आपको गुस्सा आया। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल जबरन जीव का भाव नहीं बिगाड़ता। मतलब कि हम तो ऐसे नहीं खाते, पर आपने लाके हमारे सामने रसगुल्ले रख दिए तो हमारे भाव बिगड़ गए। वो बताओ, ऐसा है क्या? नहीं नहीं। है ना? ये वस्तु स्वातंत्र की मर्यादा है। इन सब का मूल अज्ञान है। आप बोलोगे भैया आपको पढ़ाना तो कर्म था, ये कहाँ 8 कर्म पढ़ाओ, ज्ञानावर्णन दर्शनावर्णी, ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया मूलता से जीव इन्हीं का करता है, इन विकारी भावों का ही करता जीव है। ज्ञानावर्णादि का तो करता भी जीव नहीं है। अभी अपन उसमें निमित्तोपादान लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला पैराग्राफ ही उसका आ रहा है, इसलिए भूमिका पे जा रहे हैं अपन उसकी। तो भाई क्या कह रहे हैं अपन? हम विकारी भावों को समझ ले, वास्तविकता में वही जीव के कर्म हैं, क्योंकि जीव उनका ही उपादान से कारण है। द्रव्य कर्म का तो वह कारण बन ही नहीं सकता। इस बात पे थोड़ी और चर्चा हम करेंगे। और कोई बात बोलना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा, कोई उदाहरण देना चाहेगा ज्ञान से भूल होने वाला, कोई नया उदाहरण? अच्छा, बच्चा बहुत शैतानी कर रहा हो और आपको गुस्सा आ गया, उसने दिलाया ना आपको गुस्सा? नहीं। नहीं। अपन समझे प्रैक्टिकली। आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे या घर पे बच्चे होंगे, इस बात को आप लगाओ अपने साथ पे कि बच्चे ने किया इसलिए गुस्सा आ गया। नहीं, अज्ञान के वशीभूत होकर जीव जब इष्टनिष्ट कल्पना करता है तब उसके भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। अब आप लगा लेना ना, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा, लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? जी भैया। हाँ। है ना? मैंने 5 बोला है तो 3 तो लगा ही लेना कम से कम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन। यह वस्तु स्वातंत्र की मर्यादा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये हमने द्रव्य गुण पर्याय वाले चैप्टर में मंगल आपका जो पहला मंगल प्रज्ञा भाग 3 में भी पढ़ा है, और इसमें भी, इस भाग में भी जो अपनी वैभव गाथा नाम से चैप्टर है उसमें भी जब हम पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब अगला, फिर होता क्या है? फिर ये कर्मबंध क्यों होता है? जब जीव ही कर रहा है तो ये कर्मबंध, कर्म कहाँ से आया? तो जब जीव अपने पुरुषार्थ के अभाव, विराधक अवस्था में, स्व अथवा पुरुषार्थ की कमी, साधक अवस्था में राग द्वेष करता है, तब बाहर में सहज ही निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय रहता है। उपादान कार्य रूप स्वयं परिणमित करता है और निमित्त उपादानगत उस कार्य रूप तो परिणमन नहीं करता, पर कार्य के काल में विद्यमान रहता है। अब ये पैराग्राफ की भाषा किस किस को टफ लगी, हैंड रेज कर दो भैया। जिसका वीडियो ऑन नहीं है वो रिएक्शन से कर दो हैंड रेज, क्योंकि जिसको नहीं लगी होगी टफ इसको उत्तर देना पड़ेगा। उसको उत्तर देना पड़ेगा है ना? तो चलो, सबको टफ लगी ना भैया? ये टफ है, इसीलिए हमने आपको पहले निमित्तोपादान की परिभाषा समझाई, है ना? कि पहले आप निमित्तोपादान की परिभाषा समझ लो, फिर ये पैराग्राफ आपको आसान लगेगा। अब अपन बोर्ड पे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने तो कहा था कर्म समझाएंगे, ये क्या समझाने लगे आप? कहाँ आप
हमें 8 कर्मों के बारे में बताओ, हमें उसमें इंटरेस्ट आता। सही में 8 कर्मों के विषय में जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अपन वहां तक भी पहुंचेंगे, अपन नाम कर्म के 93 भेद भी देखेंगे, आपके शरीर की रचनाएं कैसी होती हैं, कोई आदमी की आवाज अच्छी होगी कि बुरी, ये भी नामकरण डिसाइड करता है, कोई आदमी के शरीर में तेज होगा कि डलडल शरीर होगा, ये भी नामकरण डिसाइड करता है। तो ये सब चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि कर्मों की चर्चा करने के लिए तो चैप्टर है ही। लेकिन उसके पहले इस कर्म बंध उदय का पूरा हम कारण आदि समझ लें, तब जाएंगे उस पर, ठीक है। अब देखिए, एक डेफिनेशन आपने सुने होगा कि भैया क्रोध क्यों आया, कि आपका उदय ऐसे ही चल रहा था, क्रोध का उदय आना था, इसलिए आपके क्रोध का उदय आया। ये सुना है आपने ये सेंटेंस, है ना? मेरे हाँ। कषाय का उदय आना था, उदय ऐसा ही उदय आया, इसलिए हुआ। अब देखिए, उदय और भाव, ये दो वस्तु है। देखिए, इस चैप्टर का उद्देश्य 8 कर्म में 8 कर्मों का विश्लेषण पढ़ना तो है ही, लेकिन बंध की प्रक्रिया कैसे होती है, उदय की प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे साथ चलें, जो ना समझ में आए वो पूछ लें, ठीक है। आइए, यहां पर है कर्म, यहां पर है जीव। जीव कोई भाव करता है, जीव जब भाव करता है, भाव यानी कौन सा भाव लेना, विकारी भाव। यहां पर तब उसके कर्म बंध, ठीक है। एक ये सेंटेंस, एक सेंटेंस है, जब कर्म का उदय आता है तब जीव के विकारी भाव होते हैं। क्या समझ में आया इन दोनों सेंटेंस से? ये दोनों सेंटेंस हमने सुने हैं, है ना? हाँ। जिस भी लेवल पर, जिस भी उम्र में बैठे हैं, या हम जब पढ़ रहे हैं मंगल शासन 1 का भाग, तो ये दोनों चीज, जैसा उदय आता है वैसा जीव भाव करता है, और जैसा जीव भाव करता है उससे कर्म का बंध होता है। बंद होता है। तो फिर इनका रिलेशन है परस्पर। अभी एक मैं डाउट पूछ लूं आपसे, कि वो बाद में पूछूं, बाद में थोड़ा क्लास के एंड में पूछ लूंगा। आप लोग टाइम तो हो गया, क्लास का एंड करो, तो मैं 9:40 तक लूंगा, क्योंकि मैं 8:40 पे चालू कर पाता हूँ, है ना? ठीक है, चलिए। कर्म और जीव, जीव विकारी भाव करता है, तब जीव से कर्मों का बंध होता है। अभी बंध क्या होता है, तो थोड़ा सा आप मेरी बात सुनिए। यहां है ये जीव है, ऐसा मान लीजिए, ये एक जीव है। यहां पर इसने किया राग, राग द्वेष मोह विकारी भाव। इसके आसपास ही ये जो मैं बिंदु बिंदु दिखा रहे हैं, बहुत सारी कर्म वर्गणाएं हैं। अभी वर्गणा क्या होता है, तो वर्गणा को स्कंध समझ लो। स्कंध आप समझते हैं, है ना? हाँ। तो मैंने अपनी पिछली कक्षा में बात करी थी ना, एक हफ्ते पहले, की वर्गणाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। रॉ मटेरियल, कर्मों को बनाने की वर्गणा अलग होती है, भाषा को बनाने की, शब्दों को बनाने की वर्गणा अलग होती है ना? शरीर, आहारक शरीर आदि जो शरीर है, इनको बनाने की वर्गणा अलग होती है।
तो अब जब जीव भाव करता है तो भले ही वो पहले उसी क्षेत्र में हो, बाहर भी हो सकता है और उसी क्षेत्र में भी हो सकता है, तो जीव उन परमाणुओं के साथ बंध जाता है। अब ये बंध कैसे होता है? बंध कैसे होता है? तो पहले जीव, ये जो वर्गणाएं हैं, समझना क्या क्या स्टेप होगा। पहला स्टेप, और ये सब एक समय में, मतलब काल साथ में है इनका, लेकिन मैं कारणकारी के हिसाब से कि ये होता है इसीलिए ये होता है, इसीलिए स्टेप बना रहा हूं। स्टेप का मतलब ये नहीं है कि पहले ये होगा फिर अगले समय में वो आएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले जीव, अभी मैं समझ रहा हूं, बंध समझ रहा हूं। जीव विकारी भाव करता है, उससे क्या होता है? अब ये जो कारमान वर्गणा है ये दो रूप से होती है। ये दो रूप से होती है, मतलब उनकी दो अवस्थाएं हैं, या तो अकर्म रूप या कर्म रूप। कर्म रूप यानी जब वो जीव के साथ बंधी हुई है, अकर्म रूप यानी जब वो जीव के साथ नहीं बंधी हुई है। ये वाले में यहां तक समझने में कोई परेशानी हो तो बोल दीजिए। मैं बराबर। कारमाण वर्गणा है वो दो प्रकार से, वो दो प्रकार की हैं। कुछ कर्म रूप हैं, यानी जो कुछ परमाणु जो मेरे साथ, जैसे मेरे साथ कर्म है भैया, मैं संसारी जीव हूं, संसारी जीव हूं तो मेरे साथ कर्म है, तो जो मेरे साथ बंधे हुए हैं ऑलरेडी वो कर्म रूप है। लेकिन इसी क्षेत्र में आसपास भी बहुत सारे कारमान वर्गणा के ही परमाणु हैं जो अकर्म रूप है, मतलब उनमें शक्ति, पोटेंशियल तो है कि वो कर्म वर्गणा रूप हो सकते हैं, मतलब वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म रूप से आपके पास आके बंध जाए, ये शक्ति तो है, लेकिन राइट नाउ अभी वो नहीं बंधे हुए। सब साथ है मेरे? हाँ, मतलब वो अपने अपने को हो गए, लेकिन अभी वो कर्म रूप बंधित नहीं हुआ है। क्या? मतलब वो जो अकर्म है वो अपने को बंध जरूर गए, लेकिन अभी वो मतलब वो अपने नहीं, बंधे हुए नहीं है। देखिए, बंधना मतलब होता है जब विशेष संश्लेष संबंध हो जाए, मतलब जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां कर्म जाएंगे और फिर उनका उदय आएगा, जब ये सब सेट हो जाए उसे कहता है बंधना। हाँ, लेकिन क्योंकि इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जीव है, तो वहां पे भी वो कारमान वर्गणा हो सकती है और आसपास भी कहीं हो सकती है, लेकिन अभी तक वो बंधे नहीं है। अच्छा, एक साइंस का उदाहरण दे दूं क्या, जिसको समझ में आ जाए, नहीं आए तो फिर मैं रहने दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा है आपने? हाँ, है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके अंदर से बिजली पास करो तो वो मैग्नेट बन जाता है, ऐसा आप समझो। ठीक है, और जब बिजली पास होती है तो उसके आसपास, जैसे कोई अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ऐसा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उसके पास बहुत सारी आयरन की रेत, लोहे की रेत पड़ी है सपोज, ठीक है, तो अभी जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तब तक कोई रेत नहीं चिपकेगी उससे आके। जैसे ही उसमें करंट फ्लो होगा तो वो आयरन की रेत इससे चिपक जाएगी, पूरी चिपक जाएगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ चिपकेगी। जितने पावर का ये मैग्नेट होगा उतनी चिपकेगी, जितने पावर कम का होगा उतनी नहीं चिपकेगी। तो समझ रहे वाला एग्जाम्पल है ना, जितना पावर का वो मैग्नेट होगा उतनी चिपकेगी और जितने पावर कम का होगा उतनी नहीं चिपकेगी। लेकिन कुछ चिपक गई हैं, कुछ नहीं चिपकी हैं। तो उसी प्रकार जैसे जो लोहे की धूल है ना, वो दो प्रकार की हो गई, जो चिपक चुकी है और जो नहीं चिपकी है। पोटेंशियल दोनों के पास है कि नहीं चिपकने का, शक्ति दोनों की है ना, कि वो मैग्नेट से जाके चिपकेंगी, है ना, मैग्नेट के पास उनकी। तो इसी प्रकार से कारमान वर्गणा, उदाहरण इसमें तेल का दिया जाता है, तेल मर्दन किए हुए आदमी का दिया जाता है। समय सार जी के बंध अधिकार में देखें तो वहां कहते हैं जैसे कोई जीव है,
मनुष्य है कोई, उसने तेल लगा रखा है शरीर पे, हाँ, अखाड़ा वाला। अखाड़ा वाला। अब वो रेत में एक्सरसाइज करेगा तो रेत आके उससे चिपक जाएगी, ठीक है। तो अब वो रेत चिपक भी सकती है, जितना कांटेक्ट में आएगा उतनी चिपकेगी, जितना कांटेक्ट में नहीं आएगा उतनी नहीं चिपकेगी। समझ रहे हैं आप? साथ है मेरे, हाँ, है ना? हाँ, तो बाकी रेत भी है जो चिपकने का पोटेंशियल रखती हैं, शक्ति रखती हैं, लेकिन अभी चिपकी हुई नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, तो वैसे ही कारमाण वर्गणा दो प्रकार की, एक कर्म रूप और एक कर्म, अकर्म रूप। कर्म अकर्म रूप कौन सी है? तो पढ़ती नहीं। जो जो चिपकी चिपकी जो नहीं है, बनती नहीं है। हाँ, है ना? बनती। अभी नहीं, जीव के साथ विशेष बंध संश्लेष नहीं हुआ है। और कर्म रूप कौन है? जो जीव के साथ विशेष संश्लेष रूप हो गई। तो जब जीव विकारी भाव करता है तो कुछ कर्म परमाणु या फिर जो कर्म वर्गणाएं हैं उनका क्या होता है, वो अकर्म से कर्म रूप बदल जाती है ना? पहले अकर्म रूप थी, फिर कर्म रूप। जैसे जैसे मैं नॉर्मल मैग्नेट क्यों नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो हमेशा मैग्नेट नहीं बना रहता। ऐसी चीज है जिससे बिजली पास करो तब वो मैग्नेट है, और जब बिजली पास नहीं हो रही है तब वो मैग्नेट नहीं है ना? तो जैसे ही बिजली पास होती है तो वो जो आयरन की धूल वहां पड़ी हुई है वो जाके उससे चिपक जाती है। तो पहले वो आयरन की धूल चिपकी हुई थी क्या? नहीं। तो वह कैसी थी? अकर्म रूप से। साथ है मेरे, हाँ, है ना? और बाद में जैसे ही करंट पास हुआ तो वो चिपक गई, तो वो किस रूप हो गई? कर्म रूप। बढ़िया, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत- अब इसमें मतलब मुझे भैया हाँ इसमें ऐसा हुआ, मतलब जो चिपकेगी नहीं वो अकर्म रूप है, और जो अभी एक बार चिपक जाती है वो कर्म रूप हो बहुत जाती बढ़िया। है। अभी राइट नाउ, बाद में अगले विकारी भाव में वो भी चिपक सकती हैं, पोटेंशियल शक्ति है। अभी वो कर्म रूप हाँ, है ना? अभी वो अकर्म रूप से कर्म रूप। तो जैसे ही भाव करता है जीव तो कारमाण वर्गणा अकर्म से कर्म रूप, मतलब अकर्म रूप होना मतलब जीव अभी उनसे बंधा हुआ नहीं है। जीव के साथ वो गमन नहीं करना कंपलसरी है, उसके साथ कि वो उदय में आके फल देंगे, ये सब कंपलसरी नहीं हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है? अकर्म के बारे में, अकर्म रूप। ठीक है। अब कर्म के बारे में बात करें तो वो जीव के साथ बंधा हुआ है, जीव के साथ मूवमेंट होंगे उसके सारे। वो उदय में आएगा तो जीव को सुख दुख दे के जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये अकर्म रूप और कर्म रूप, तो ये सारी व्यवस्था। तो जब जीव विकारी भाव करता है तब क्या होता है? अकर्म से कर्म रूप हो जाता है। बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक? अब मुझे बताओ, यहाँ पर जब जीव को कर्म बंद हो रहा है तब यहाँ कितने द्रव्य काम कर रहे हैं? जीव द्रव्य और कितने? एक तो जीव द्रव्य है और एक दूसरा पुद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य, दूसरा कर्म पुद्गल द्रव्य है। एक जीव द्रव्य का काम है, एक पुद्गल द्रव्य का काम है, ठीक है। अब मैं बोलूं, पूछूं आपसे, जो अकर्म रूप कर्म, कर्म रूप कर्म हुआ, अकर्म रूप कारमाण वर्गणा कर्म रूप हुई, अगर ये कार्य मैं पकड़ूं तो इसके कारण बताओ और निमित्त उपादान लगाओ, तो लगा पाओगे? हैंड रेस करके मैं किसी एक जन से पूछूंगा, बिल्कुल सच्चा सच्चा बता देना। कौन समझा सकता है कि जब कर्म वर्गणाएं अकर्म रूप से कर्म रूप हुई, ये मैं कार्य लूं, उसमें जब जीव विकारी, और ये कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। जैसे करंट पास होता है वो आके चिपक जाता है, वैसे जैसे इसमें विकारी भाव होते हैं
कर्म हम्म। आके जीव से जुड़ जाते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, अब इसमें दो काम हो रहे हैं, मुझे कोई समझा दो प्लीज। हम्म। तो जब विकारी भाव उत्पन्न होता कौन निमित्त उपादान क्या कर्म अ, कौन? हाँ, कौन बोलेगा? दीपक जी भाई साहब, अनवय के हाँ। अलावा कौन बोलेगा? ये देखो दो हमारे वॉलंटियर है जो हमेशा बोलने तैयार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज वो वीडियो भी ऑन रखते हैं और बोलते भी हैं। मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन से। हाँ जी, चलिए अनवय भाई आप बोलिए। जब अकर्म कर्म रूप परिणमन हुआ तो वो उपादान हो गया, क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया ना उसमें। वो स्वयं ही कार्य रूप परिणमित हुआ, हाँ, है ना? वो वह स्वयं स्वयं ही ही। कार्य बढ़िया। रूप परिणमन हुआ। और जब विकारी भाव उत्पन्न हुए तो अकर्म से कर्म रूप में विकारी भाव निमित्तक बने, क्यों निमित्त हैं? क्योंकि उनके कारण ही वो डेफिनेशन से बोलो आप, कर्म की निमित्त की डेफिनेशन से बोलो कि वह विकारी भाव स्वयं तो कार्य रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, लेकिन जब कर्म अकर्म से कर्म रूप हुआ तब उसकी उत्पत्ति में जो विकारी भाव थे वे हाँ। अनुकूलता के कारण थे ना, क्योंकि हाँ। हाँ, उसी के कारण बंधा है उसी के कारण। हाँ, है ना? तो वो क्या हुआ? निमित्त हुआ। निमित्त हो गया। हाँ जी। हाँ श्रुति भाभी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं भैया, बहुत अच्छा बोला है। हाँ, अनवय भाई ने बहुत अच्छा बोला, सही बात है। अच्छा उनका, सॉरी मैं इमोजी नहीं देखा था, तो क्लैपिंग इमोजी था, बिल्कुल सही समझा दिया अनवय भाई ने कि दो द्रव्य हैं। जीव उदय में जीव कर्म का जब बंद करता है तब कैसे होता है? तो जीव करता है विकारी भाव, उसके निमित्त से जो अकर्म रूप कर्म वर्गणा है वो कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बढ़िया। अब ये बंध समझा, ऐसे ही हम उदय समझेंगे। बंध में किसी को कोई परेशानी हो तो बता दें। नहीं। नहीं है? उदय में फटाफट बता दूं, आज की कक्षा में हो जाएगा बंध और उदय। फिर मुझे ये पैराग्राफ आप लोग कल समझाना, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब। अब मैं बात करूं उदय की। उदय में भी दो काम होते हैं। कर्म का उदय आना, इसका मतलब क्या होता है कि कर्म जब उदय में आता है तब कुछ फल, कुछ शक्ति वो देकर जाता है ना, कुछ डिपार्ट करके जाता है, तो उसका फल देता है। तो जब वह कर्म फल देता है तो क्या होता है उससे? तो उससे जीव में कोई विकारी भाव होता है, या और भी कर्मों के और भी काम होते हैं। अभी मैं जीव के विकारी भावों की बात कर रहा हूँ ना। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो पुद्गल में काम करते हैं और जीव में काम करते हैं। वो उनकी चर्चा जब कर्म की भेद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फॉर मतलब सिंप्लिसिटी पर्पसेस मैं कह रहा हूं, जब कर्म उदय में आया, जैसे मुझे क्रोध कषाय का उदय आया तो मुझे क्रोध की उत्पत्ति हुई, तब इसमें कर्म की दृष्टि से क्या हुआ? कर्म जो, अच्छा जब उदय में आया और चला गया तब वो कर्म रूप रहेगा कि अकर्म रूप होना पड़ेगा उसको? कर्म। देखिए, जब कर्म बंधता है तब वह अकर्म से कर्म रूप होता है। जब कर्म उदय में आता है, अब जब उसने फल दे दिया, अब क्या काम उस पुद्गल परमाणु का? जब फल दे ही दिया उस परमाणु में तो कोई काम है उसका? नहीं। तो अब उदय के समय वह जो कारमाण वर्गणा है वह कर्म से वापस कैसी हो जाती है? अकर्म है ना? बहुत बढ़िया। वह कर्म से फिर से अकर्म रूप होती है, और ऐसा होने में वो क्या देती है? फल देती है। और उस फल के कारण क्या होता है? जीव के भाव, जीव दुख, जीव में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, जीव में विकारी भाव। ठीक है, जीव में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। आप समझना, मेरे क्रोध कषाय का उदय आया और मैं क्रोध कषाय, जब मैं बोल रहा हूं तो ये मोहिनी कर्म का एक भेद है जिसका नाम क्रोध कषाय है। हमने पढ़ा था ना, अनंतानुबंधी आदि ये कषाय हैं, ये कर्म के हिसाब से हैं, जब बहिरात्मा अंतरात्मा वाला चैप्टर पढ़ा था।
जैसे क्रोध कषाय का मुझे उदय आया, तो उससे मुझे क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। या दर्शन मोहिनी का उदय आया तो मुझे मिथ्यात्व का भाव उत्पन्न हुआ। अब इसमें जब उदय आ रहा है तब कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो, दो दो काम। एक कर्म कर्म से अकर्म रूप हो रहा है, कर्म। और एक जीव का विकारी भाव। भाव उत्पन्न। अब मैं जीव के हो रहा है। विकारी भाव को कार्य बनाऊं, तो इसके कारण कौन बताएगा और निमित्त उपादान कौन लगाएगा? तो अरे भैया एक डाउट है, हाँ भाभी बोलिए। ये तो पूरी एक साइकिल ही तो बन रही है। अगर मेरा विकारी प्रश्न भाव है, वही मेरा होमवर्क का प्रश्न था, वो मैं उस पे आता हूँ। बिल्कुल सही प्रश्न है। ठीक है, नहीं सही है, वो वही मेरा प्रश्न है जो मैं पहले पूछने वाला था। मैंने कहा चलो एंड में पूछूंगा वो प्रश्न, पहले मुझे ये समझा दीजिए, फिर मैं आता हूँ उस प्रश्न पे। अरे जल्दी, और टाइम हो रहा है। क्या क्या कारण जीव को विकारी भाव उत्पन्न हुआ कर्म के उदय से? लगाओ उसमें निमित्त उपादान। विकारी भाव उपादान हो गए, जो भाव प्रकट हो गए वो उपादान हो गए। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं विकारी भाव रूप परिणमित हुआ है, और कर्म क्या विकारी भाव रूप परिणमित हुआ? क्या कर्म की सत्ता चली गई? नहीं, कर्म के परमाणु जीव रूप तो नहीं हो सकते। तो कर्म के परमाणु तो जीव रूप हुए नहीं, लेकिन जब जीव को विकार उत्पन्न हुआ तब उनका उदय चल रहा था, तो अनुकूलता का आरोप उन कर्म परमाणुओं पर आया जो अभी कर्म रूप थे, फिर वो अकर्म रूप हो गए, है ना? तो समझ में, तो ये हो गया उदय के समय जब जीव के विकारी भावों को कार्य बना रहे हैं। तो कर्म का अकर्म होना ये हो गया निमित्त, और जीव स्वयं क्या हो गया? उपादान। ठीक है, ये हमने चर्चा। अब ये जो पैराग्राफ है आप अपनी किताब से पढ़िएगा, ये पैराग्राफ थोड़ा आपको कुछ समझ में आएगा। अब मैं एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में पक्का करेंगे, जो यहाँ पे अभी भाभी ने पॉइंट आउट कर दिया। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, जो कर्म से अकर्म हो रहा है, ये कहाँ काम हो रहा है? ये इसे कहते हैं कर्म से अकर्म होना और अकर्म से कर्म होना, इसी को कहते हैं द्रव्य कर्म। और जब जीव के विकारी भाव होना, इसी को क्या कहते हैं? अब समझना, द्रव्य कर्म ठीक है। द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो जीव भाव कर्म करता है, अब जब जीव भाव कर्म आता है तो उसको द्रव्य कर्म का बंद होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चक्कर कैसे, ये तो साइकिल बन गई। आप नियम से द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो भाव कर्म करोगे, भाव कर्म के कर्म फिर से बंद करोगे। ये तो एक सर्कुलर कारण कार्य हो गया, और सर्कुलर कारण कार्य इज नॉट एक्सेप्टेड। सर्कुलर कारण कार्य इज नॉट एक्सेप्टेड, ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा घर कहाँ है? तुम्हारे घर के सामने। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो ऐसा बता के आप कुछ नहीं बता सकते। तो अगर मैं ऐसा कहूं, द्रव्य कर्म का कारण कौन? भाव कर्म। भाव कर्म का कारण कौन? द्रव्य कर्म। तो ऐसा कहने से कारण कार्य सिद्ध नहीं होता। एक तो कारण कार्य की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये ही चलता रहता तो जीव मुक्त कैसे होगा? नहीं होता। द्रव्य कर्म का नाश कैसे होगा? इंट्रीगिंग प्रश्न, आपका दिमाग थोड़ा सा खुजलाने वाला प्रश्न है कि नहीं है? इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं शुक्रवार को कक्षा ले लूं, आप लोग ओके हैं?
हाँ बिल्कुल। ओके शुक्रवार को पर्सनल ओके। कार्ड से नहीं ले पाया है ना, तो हाँ, हाँ। शुक्रवार को सेम टाइम पे 8:30 से 9:30 हमारी कक्षा रहेगी, जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे और अपने पाठ को आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक जी। है, चलिए तब तक के लिए अभी अपन बात पूरी करते हैं संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। अभी तक की बात में तो नहीं है ना? ये जो नहीं। प्रश्न पूछा उसमें हो वो बढ़िया है, सोचना, हाँ। लेकिन अभी तक जो समझाया उसमें नहीं है ना? चलिए, नहीं निज निधि निज निज में में बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार उपकार है, है। इसके लिए जिनवाणी के लिए वंदना जिनवाणी शतबार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।